जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके जीएस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपका एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और बहुत ही जल्द हो सकता है इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ। जीके के दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 20 क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर के होंगे। ये भी आपको ज़रूर से याद रख लेना है और कम से कम 10 क्वेश्चन आपको सही करके आना है। तो उसी हिसाब से दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जीके जीएस का आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं। दोस्तों, जीके के ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है। चाहे आप एसएससी जीडी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा या एयरफोर्स की कोई और अन्य परीक्षा, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ बताते चलना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं और आपकी एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट की परीक्षा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, सुरकोटडा। कहाँ से दोस्तों? सुरकोटडा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। यदि मैं बात करूं दोस्तों सुरकोटडा है कहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा सुरकोटडा कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। ये भी आपको जरूर से नोट डाउन करके रख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, कालीबंगा की। तो कालीबंगा के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जूते हुए खेत के साथ छे और ऊंट की हड्डियाँ और जली चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र, ये चारों चीज़ें कहाँ से मिली थी? ये चारों चीज़ें कालीबंगा से मिली थी। एग्जाम में आपको कालीबंगा, कालीबंगन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कालीबंगा से ये चारों चीज़ें प्राप्त हुई थी। नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। और कालीबंगा है कहाँ पर? तो राजस्थान में है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको याद रख लेना है मृतकों का टीला। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपसे एग्जाम में पूछ ले तो विशाल अन्नागार। क्या दोस्तों? विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विशाल स्नानागार नहीं दोस्तों, विशाल अन्नागार। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना है कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगीचा भी कहा जाता है। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन धोलावीरा की मैं बात करता हूं, तो धोलावीरा दोस्तों किस लिए फेमस था? जल प्रबंधन के लिए दोस्तों धोलावीरा फेमस था। ठीक है, धोलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। और धोलावीरा का प्राचीन नाम एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रख लीजिएगा धोलावीरा का प्राचीन नाम क्या है? कोटड़ा टिब्बा। क्या दोस्तों? कोटड़ा टिब्बा इसका प्राचीन नाम है। और यह दोस्तों धोलावीरा यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल 40वां भारत का स्थल है। याद रख लीजिएगा कौन सा है? 40वां भारत का स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस
क्वेश्चन से सभी मैंने आपको बता दिए हैं, नोट डाउन नहीं करा है तो वीडियो को पॉज कर करके सभी चीज़ें नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का तो मैंने एक दिन वीडियो में आपको बताया था कि वेद कितने होते हैं। वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद मैंने आपको बताया था, प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है। और सबसे नया वेद दोस्तों अथर्ववेद को कहा जाता है। अब इनके उपवेद की बात करूं तो आपको याद रख लेना है, ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? तो आयुर्वेद है। ठीक है, सामवेद की बात करूं तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद की बात करूं तो शिल्पवेद है। और यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद कौन सा है? ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है, धनुर्वेद दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है? यमुना का, गोदावरी का, कावेरी का या फिर कृष्णा का? दक्षिण भारत में। अब देखिए दक्षिण भारत की बात यहाँ पर हुई है तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दोस्तों बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां एग्जाम में देखने को मिलती हैं तो याद रख लीजिएगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती। ये 4 दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर इसका विस्तार होता है? तो याद रख लीजिएगा 4 राज्यों से दोस्तों इसका विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का निकास बेसिन सबसे ऊंचा है, आपको याद रख लेना है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी को कहा जाता है। ठीक है, जरूर से इसको नोट डाउन कर लेना है। कावेरी नदी की बात करूं तो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें सालों साल पानी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? गिरनार क्षेत्र में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रख लेना है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। अब मौर्य वंश से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना है, इसने झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन उसी झील से एक नहर निकलवाई थी किसने दोस्तों? अशोक ने। ये भी आपको याद रख लेना है, किसने निकलवाई थी? अशोक ने निकलवाई थी, जरूर से याद रख लेना है। और इसकी मरम्मत किसने करवाई थी नहर की? तो मरम्मत के लिए आपको दोस्तों नाम याद रख लेना है, रुद्रदामन का। रुद्रदामन ने दोस्तों क्या करवाया था? इसकी मरम्मत भी करवाई थी, जरूर से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितने % क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए? मतलब वन नीति के अनुसार देश में कितने % वन होने चाहिए? आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है सी दोस्तों, 33% वन दोस्तों वन नीति के अनुसार देश में आच्छादित होने चाहिए, जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं दोस्तों वन नीति कब आई थी तो 1988 में। कब आई थी दोस्तों? 1988 ईस्वी में वन नीति आई थी, याद रख लीजिएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रख लेना है देहरादून में। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन बना कब था? तो साइमन कमीशन सन 1927 ईस्वी में बना था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था, तो इसीलिए दोस्तों इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया।
और यह भारत कब आया, तो 1928 में, 1 साल बाद दोस्तों यह भारत में आया। और जब यह भारत में आया तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा, क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्ति थे सदस्य के रूप में वे सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जाने लगा और काफ़ी पुरजोर विरोध होने लगा। और उसी आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों ने लाठी चार्ज करवा दी थी और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है गरम दल के नेता थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और इसी चोट के कारण दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। कब, जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है दोस्तों डी, भारत। भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा तो भारत का है, लेकिन सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आपको याद रख लेना है मोनाको का। किसका? मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है। कई पुस्तक में दोस्तों आपको अमेरिका भी देखने को मिलेगा, तो याद रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको मोनाको ना दे और अमेरिका दे दे तो अमेरिका आपका टिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी सारी पुस्तकों में दोस्तों अमेरिका भी दिया हुआ है और काफ़ी सारी जो अब लेटेस्ट अपडेटेड पुस्तक आ रही हैं उनमें मोनाको दिया हुआ है। तो मोनाको अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको पहले मोनाको के साथ जाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में मोनाको मिले ही ना तो आपको अमेरिका के साथ जाना है, याद रखिएगा। लेकिन याद रख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में दोस्तों आपको अमेरिका दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको इनमें से कोई नहीं के साथ जाना है। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। और सबसे, अब दोस्तों सबसे छोटा की मैंने बता दी, लेकिन एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो याद रख लीजिएगा इराक का सबसे पुराना संविधान है। सबसे नया किसका है? नेपाल का। किसका है? सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? कई बार इसका आंसर मैं आप सभी को बता चुका हूं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य का दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा? तो याद रख लेना है आपको, कथकली और मोहिनी अट्टम। कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का आपको याद रख लेना है कौन सा है दोस्तों? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का आपको याद रख लेना है कथक। क्या है दोस्तों? कथक उत्तर प्रदेश का। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 आपको याद रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी दोस्तों, केरल में ही दुनिया का सबसे पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। लेकिन रबड़ से पहले यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा पहला आनुवांशिक रूप से लगाया गया था, तो कपास। कपास का पौधा सबसे पहले आनुवांशिक रूप से लगाया गया था, याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है, तो आपको याद रख लेना थाईलैंड में। कहां पर दोस्तों? थाईलैंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन रबड़ का होता है। रबड़ बोर्ड कहां पर है भारत में? तो केरल में ही है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1972 में। 1972 में दोस्तों भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांगला दर्रा निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चांगला दर्रा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आपको याद रख लेना है, चांगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में है चांगला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। यदि मैं सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम के 2 दर्रे आपको याद रख लेने हैं। पहला है दोस्तों नाथुला दर्रा, एग्जाम में पूछा जाता है, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ये 2 दर्रे कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं, आपको जरूर से याद रख लेना है।
यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के आपको 3 दर्रे याद रख लेने हैं। पहला हो गया माना दर्रा, दूसरा हो गया आपका नीति दर्रा और तीसरा हो गया आपका लिपुलेख दर्रा। ये दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर का दर्रा आपको याद रख लेना है, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा दोस्तों मणिपुर का है, तुजू दर्रा। तो इसको भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तुजू दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के दरबार में कौन आया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चीनी यात्री के बारे में पूछा जाता है। तो अशोक के दरबार की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर डी राइट हो जाता है। डायनीसियस दोस्तों अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। अब यहाँ पर इब्न बतूता आया है, तो इब्न बतूता याद रख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में आया था इब्न बतूता। अल बरूनी की बात करूं तो याद रख लीजिएगा महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी आया था। डायमेकस की बात करूं तो बिंदुसार आपको याद रख लेना है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों चीनी यात्री वेनशांग के बारे में। चीनी यात्री वेनशांग किसके दरबार में आया था? तो याद रख लीजिए ना, अशोक के दरबार में दोस्तों चीनी यात्री वेनशांग आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं तो आपके जितने भी फ्रेंड दोस्तों एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और सभी से कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेन किस वायुमंडल में उड़ाए जाते हैं? प्लेन दोस्तों किस वायुमंडल में उड़ाए जाते हैं? अब दोस्तों वायुमंडल की बात करूं तो आपको याद रख लेना है धरती का सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद ताप मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है। यानी कितने मंडल हैं? यानी कितने मंडल है? 5 मंडल है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लेन की बात हुई है तो प्लेन दोस्तों कहाँ पर उड़ते हैं? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में प्लेन उड़ते हैं, आपको जरूर से याद रख लेना है। ओजोन की परत कहाँ पर है? वो भी समताप मंडल में है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से देश की रक्षा करती है। देश की क्या? विश्व की रक्षा करती है, धरती की रक्षा करती है समताप ओजोन परत। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में उड़ाए जाते हैं तो बहिर्मंडल में दोस्तों कृत्रिम उपग्रह उड़ाए जाते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं तो आयन मंडल में दोस्तों रेडियो तरंगे होती हैं। और उल्का पिंड जलकर राख किस मंडल में होते हैं तो मध्य मंडल में दोस्तों उल्का पिंड जलकर राख होते हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में G20 के शेरपा कौन है? ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूँ क्योंकि G20 इस समय ट्रेंड में चल रहा है, ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। अब जितने भी एग्जाम होंगे G20 के क्वेश्चन आ सकते हैं तो G20 का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 के शेरपा की बात करूं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी वर्तमान में G20 के शेरपा हैं, आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों यदि वीडियो की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है। वहाँ पर जाएंगे तो हर वीडियो की लिंक और हर वीडियो की PDF नोट्स मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे सर टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है, सर टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है। तो भाई एक बार आप अपना टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर लीजिए और फिर से लॉगिन करके देखिए, तो हो सकता है आप टेलीग्राम में आसानी से ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों G20 के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए इस क्वेश्चन को क्यों मैं लेके आया हूँ, काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने क्या बताया होगा? भारत। तो वर्तमान में भारत नहीं है दोस्तों। वर्तमान में अब कौन बन चुका है तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। क्योंकि G20 की अध्यक्षता 10 तारीख के बाद से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को दी है? ब्राज़ील देश को दी है, जरूर से याद रख लेना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ब्राज़ील है इस समय। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जीआई टैग एक माना जाना टैग होता है, इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। तो कौन सा शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जिसे दोस्तों जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, तमिलनाडु राज्य का है और इसे दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सरहुल की बात करूं तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है दोस्तों, झारखंड में सरहुल नृत्य देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरका घाटी निम्न में से किस राज्य में है? तो याद रख लेना, मरखा घाटी कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, लद्दाख में। कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में है मरखा घाटी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पंचामृत योजना की शुरुआत की गई थी? जितने भी योजनाएं चालू की गई हैं अभी हाल ही में, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यदि मैं बात करूं पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी, तो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पहले की तरह कमेंट करके जरूर से बताना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और कितने क्वेश्चन आप दोस्तों राइट कर पाए हैं 20 क्वेश्चन में से, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपकी प्रिपरेशन एयरफोर्स की कैसी चल रही है, कमेंट करिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।